Welcome back. This is seventh session of economics, that is economics day 7 for CSEET. आज हम एक नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं. लास्ट टाइम हमने देखा था नेशनल इनकम, तो आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है यूनियन बजट. अब सवाल है कि ये बजट होता क्या है, तो चलिए वही से स्टार्ट करते हैं. हमें मालूम है हर साल एक स्पेसिफिक डेट पे कुछ बजट डिक्लेयर होता है और बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट वी आर एक्सपेक्टेड कि हम वो बजट देखें, उसको एनालाइज करें, लेकिन जनरली हम उसको इग्नोर करते हैं. क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि आपल्याला काय कळते त्या बजट मध्ये, उसमें हमें क्या समझ में आता है. लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हम सभी को बजट देखना चाहिए. अगर आप नहीं देख पाए दिन भर का, तो दिन भर होता नहीं है वैसे, वो जो भी टाइम है, तो फिर एटलीस्ट नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर लेके न्यूज चैनल्स को एनालाइज करके आपको मालूम होना चाहिए कि इस साल का बजट क्यों है. दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी कॉमर्स स्टूडेंट. ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये बजट हमारे लिए क्या लेके आया है. Give it a thought. We know how much income we will be having this month and the expenses expected to be made from it. हमें जनरली मालूम होता है कि कितना इनकम आने वाला है और कितने पैसे जाने वाले हैं. If income is greater than expenses, then we get a smile as it indicates extra cash to possess at the month end. इस महीने का मेरा इनकम है 1 लाख रुपीज और मेरे सारे कार का इंस्टॉलमेंट, घर का इंस्टॉलमेंट और ग्रोसरी बिल, मिल्क का पैसा, जो भी है, सब कुछ जाने के बाद अगर वो 80,000 जा रहा है, सो आई एम हैप्पी. 20,000 अपने लिए बचेगा, ऐश करेंगे. एंड इफ द एक्सपेंसेस आर मोर देन इट्स अ मैटर टू थिंक अबाउट इट एज इट्स अ शॉर्टेज ऑफ कैश. सो यस, ये हमारे बजट के साथ होता है सर. भले हम नहीं देखते, हमारे मॉम डैड देखते हैं फिलहाल, लेकिन हमें मालूम है कि होता है. डू यू थिंक द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड also need to work on the same lines? The answer is yes, of course. उनको भी बजट बनाना चाहिए. The government also need to prepare the statement in which expected income and expenses are recorded, called as the budget. हर एक स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपको बजट प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि आपको देश चलाना है. तो अगले साल पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ पे जाएंगे, यू शुड प्रिडिक्ट इट. तो आप पूछोगे सर क्या ये प्रिडिक्शन के हिसाब से होता है? मेनी टाइम्स नहीं होता, और ये सारे प्रिडिक्शन होने की वजह से एक्चुअल्स में बहुत सारा डेविएशन भी आ सकता है. फिर वो डेविएशन चेक करके अगला बजट फिर से बनता है. The budget prepared by central government is called as union budget, while prepared by state government is called as state budget. Obviously पहले यूनियन बजट आता है, फिर यूनियन बजट मतलब सेंट्रल बजट में से हर एक स्टेट को क्या क्या मिला उसके बेस पे स्टेट का बजट उसके बाद आता है. सो इसको कहते हैं बजट, a statement showing expected inflow and outflow of cash. So क्या थीम है इस टॉपिक की? In this chapter we shall learn different concepts relating to the union budget. हम कौन से बजट की बात करने वाले हैं? सिर्फ यूनियन बजट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बजट. The topic includes the following: the concept union budget and its two sides, interesting facts about the union budget and key concepts of union budget. तो देखा जाए तो तीन ही हेडिंग्स है. यूनियन बजट क्या है, फिर उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, एंड एट द एंड की कंसेप्ट्स रिलेटेड टू यूनियन बजट. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये बजट एग्जैक्टली होता क्या है. कोई भी बजट है तो एज यू नो देयर मस्ट बी टू साइड्स ऑफ द बजट, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां पे जाएगा. जनरली द फैक्ट इज दैट, द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट इनफ्लो के सोर्सेस हमेशा कम होते हैं. देखिए कोई भी एक इंडिविजुअल है तो बेचारा सैलरी से पैसे लेके आता है, तो पैसे आए एक ही सोर्स है, और खर्चा होने के लिए तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं. अगर वो बोलेगा नहीं सर मैं सैलरी तो लेता ही हूँ, शाम के बाद बिजनेस करता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा दो हेडिंग हो गए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं. सो जनरली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश आर टू साइड्स ऑफ बजट. एक ऐसा ही जोक मुझे याद आता है कि एक हस्बैंड बहुत भड़क गया वाइफ पे और बोला कि आप तो ना ठीक से हिसाब ही नहीं रखते, सो आई वांट यू टू मेंटेन द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो डिटेल्स प्रॉपर्ली. तो उन्होंने कहा फिर क्या प्रॉब्लम है, मैं तो हिसाब रख सकती हूँ. तो वो गई मार्केट में और एक अच्छा खासा नोटबुक लेके आई और हर रोज कुछ ना कुछ उसमें लिख रही है. हस्बैंड वाज हैप्पी, बोला चलो यार मंथ एंड को पता तो चलेगा कि अपने पैसे कितने आते हैं, कहाँ पे जाते हैं, बचते कितने हैं. सो एट द एंड ऑफ द मंथ शी वाज प्रिपेयर्ड. हस्बैंड ने बोला चलो बात करें बजट के बारे में, या बजट भी नहीं रिकॉर्डिंग के बारे में. उसने कहा यस. फिर पहला पेज देखा, उसने कहा आपकी सैलरी आई, वेरी गुड. दूसरा पेज देखा, आपके बिजनेस से इतना इनकम मिला, वेरी गुड, ये भी लिखा. हाँ फिर
तीसरा पेज देखा, हमने जो फ्लैट रेंट पे दिया उसका रेंटल इनकम इतना आया, ही सेड वेरी नाइस। चौथा पेज देखा, वहां पे लिखा हुआ था डिविडेंड रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स परचेस, वेरी गुड। फिफ्थ था, वहां पे लिखा था स्क्रैप सेल, रद्दी बेची 50 रुपए आए, ही सेड वेरी नाइस। इतने छोटी छोटी चीजों का आपने ख्याल रखा है, बोला। फिर अगले पेज पे सबकी टोटल की थी, लेट्स अज्यूम 49,850। अब अगला पेज, नाउ ही वाज वेरी क्यूरियस कि एक्सपेंसेस क्या है, तो 49,950। अगले पेज पे सारे पैसे खर्च हो गए, 49,000 वट एवर 850, बैलेंस जीरो, उसको चक्कर आ गए, राइट। तो ऐसे बजट नहीं बनेगा कि इनफ्लो के सारे डिटेल्स लिख रहे हो और कैश फ्लो का कुछ भी नहीं लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। यू विल हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन द बजट। ऑफ कोर्स जो मैंने एग्जांपल दिया था पास्ट से रिलेटेड था, पिछले महीने में क्या हुआ, बट बजट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर, अगले साल में क्या होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बजट क्या होता है और कैसे होता है। देखिए पहला जो है सोर्सेस ऑफ कैश इनफ्लो, एज यू नो दिस इज अवर फेवरेट 1 रुपी कॉइन, राइट। तो पैसे गवर्नमेंट के पास कहां से आएंगे, देयर आर टू सोर्सेस, एक टैक्स सोर्स और एक होता है नॉन टैक्स सोर्स। टैक्स सोर्स मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्स के फॉर्मेट में पैसे मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स सोर्स ऑफ इनकम। और इसमें दो तरह के टैक्सेस होते हैं। कैन यू टेल मी कौन से टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलते हैं? एनी एग्जांपल ऑफ टैक्स, टाइप्स छोड़ दो, कौन से टैक्सेस के बारे में आपने सुना है गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते हैं? जीएसटी सर इनकम जीएसटी, वेरी टैक्स। गुड। हाँ सॉरी, इनकम टैक्स सर। इनकम टैक्स है, वेरी गुड। ऐसे ऐसे टैक्सेस है कि जिसके नाम भी हमने नहीं सुने, और हर एक देश में अलग अलग टैक्सेस होते हैं। तो देयर आर सो मेनी टैक्सेस, मतलब जीएसटी जैसा हमने कहा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स कहा, वेल्थ टैक्स जो पहले हुआ करता था। देयर आर सो मेनी टैक्सेस। तो इन टैक्सेस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। जैसे मैंने इस साल लेट्स अज्यूम 50 लाख रुपीस इनकम कमाया, उस पे 30% टैक्स आया, तो 50 लाख इंटू 30%, 15 लाख मैंने गवर्नमेंट को पे किया। ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं होता है, स्लैब वाइज होता है, वो अलग बात है, जस्ट टेक इट एज एन एग्जांपल। इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, मैंने पैसा कमाया, मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हमें पता भी नहीं चलते कि हम कब पे कर रहे हैं। शायद आपने नायक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर जी की, अच्छी मूवी है। तो उसमें वो सबको कहता है कि आप जब भी कुछ परचेस करोगे ना तो प्लीज रिसीट मांगिए। रिसीट आने की वजह से क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका रिकॉर्ड होता है और हमारे पास आ जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी, जब आप 100 रुपीज का कुछ माल ले रहे हो तो उस पर 18% लेट से जीएसटी लग गया, तो आप 118 रुपीज पे करते हो। तो यू पे इट टू द सेलर, आपने वो 18 रुपीज सेलर को दिए एंड सेलर इज बाउंड टू पे इट टू गवर्नमेंट, इसलिए वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को मिलता है। सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन शॉर्ट, सोर्सेस में पहला सोर्स जो गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं वो होते हैं टैक्स सोर्स, और टैक्स सोर्स में पहला हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्स या पहला हो सकता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स अच्छा टैक्स है, ये आपके पोर्शन में नहीं है, ऑफ कोर्स जस्ट आपको बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स को रॉबिन हुड टैक्स भी कहते हैं। रॉबिन हुड टैक्स क्यों कहते हैं भाई? देखिए रॉबिन हुड एक पुराना हीरो माना जाता है जो पैसे वालों से पैसे लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स भी ऐसा ही होता है, जो बहुत कम कमाता है उसको टैक्स नहीं होता है, नो टैक्स स्लैब। जो थोड़ा ज्यादा कमाता है उसको 10%, और ज्यादा कमाएगा 20%, सबसे ज्यादा कमाएगा 30%। तो जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा और गरीबों के लिए वो यूज होगा, इसलिए इसको रॉबिन हुड टैक्स कहते हैं। और उसको प्रोग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे टैक्स बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। रिग्रेसिव मतलब जो कांस्टेंट रहता है, सबको सेम। मतलब सोचिए एक मेडिसिन लेने के लिए एक आदमी मर्सिडीज में आता है, फिर भी उसको 100 रुपीज पे लेट से 10% जीएसटी है तो 110 रुपीज देने हैं। और एक आदमी बेचारा पैदल आता है, चप्पल भी उसकी टूटी हुई है, बहुत गरीब है, उसको भी 100 रुपीज पे 10 रुपीज मेडिसिन पे देना ही पड़ता है। सो इट्स अ रिग्रेसिव टैक्स, मतलब कांस्टेंट है, सभी पे सेम। और इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस आर वेरी डेंजरस। किसी भी देश में डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होने चाहिए ना कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस हर कोई सेम ही पे करता है, गरीब हो या पैसे वाला हो। सो इट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेशन। सो दैट इज व्हाई टैक्स सोर्स में आई विश कि आप में से कोई जल्दी फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बने, तो हमेशा याद रखिए कि आपके देश में, मतलब अपने देश में डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होने चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम। अभी का स्टेटस क्या है? अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है। वो अभी मतलब आज का ही नहीं है,
जब से इंडिपेंडेंस है तभी से ये चलता आ रहा है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज करना आसान होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो टैक्स भर रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको हर एक के घर पे नहीं जाना है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। मेडिकल वाला साल भर में जितने लोग आएंगे उससे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। सो इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट फॉर गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हर एक इनकम टैक्स पेयर के पास जाओ, उसको बोलो कि भाई तुझे टैक्स भरना है, फिर वो भरेगा कि नहीं भरेगा, तो उसकी वजह से वो गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता। सो राउंड अबाउट 60 to 70% ऑफ the tax income of our government is from indirect taxes, which is not a good sign. So जल्द से जल्द indirect taxes कम होनी चाहिए। अब आता है नॉन टैक्स सोर्सेज की तरफ। नॉन टैक्स मतलब जो टैक्स सोर्स नहीं है, तो ये क्या होगा? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है, तो वहां से जो इनकम आया। गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडियरी कंपनीज होती है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, गवर्नमेंट वाज हैविंग इट्स होल्डिंग इन दैट, अभी नहीं है ज्यादा कुछ उसमें, तो वहां से जो इनकम आता है, तो जो टैक्स सोर्स में नहीं आता। गवर्नमेंट किसी को लोन देती है, किसी दूसरे गवर्नमेंट को लोन दिए जाते हैं, तो उस पे जो इनकम मिलता है, तो ऐसे जो टैक्स से रिलेटेड इनकम नहीं है उसको कहते हैं नॉन टैक्स सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो। सो आई रिपीट, लेट मी रिमाइंड यू, हम बात कर रहे हैं बजट की, और बजट में दो पार्ट होते हैं, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, राइट? तो हम इनफ्लो की बात कर रहे हैं। इनफ्लो दो तरीके से आ सकता है, टैक्स सोर्स एंड नॉन टैक्स सोर्स। तो यहां तक हमने इनफ्लो साइड देखी है, और बजट का ये पहला साइड। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, इनफ्लो की तरफ से हम जा रहे हैं अभी आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब गवर्नमेंट के पॉकेट में से कितना पैसा जाएगा। पहले जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी सैलरीज है, कोर्ट है, जजेस हैं, इन सब का, सरकारी वकील जो जिनको हम कहते हैं, इन सब की सैलरीज, ये सब आता है एडमिनिस्ट्रेशन। सम सोशल एक्सपेंसेस, सोशल कॉज के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है, तो वहां पे भी आपको जो खर्चा होता है वो भी आएगा। लोन्स रीपेमेंट, गवर्नमेंट किसी और देश से लोन लेती है, या आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उनसे भी लोन लिया जाता है, तो वो रीपेमेंट भी तो करना पड़ता है, वो भी आपको संभालना पड़ेगा। ये सारा आपको बजट में लिखना पड़ता है कि इस साल ये कितना होने वाला है। इन्वेस्टमेंट्स कभी कभी गवर्नमेंट को करनी होती है। लोन्स गिवन, कभी कभी गवर्नमेंट किसी और को लोन देती है। ये मजेदार चीज है, जैसे अफगानिस्तान, वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है टू कीप रिलेशंस विद देम। तो हमारे यहाँ से उधर रोड्स बनाए जाते हैं, वहां पे डेवलपमेंट के लिए खर्चा किया जाता है, विच इज इन अ वे राइट नाउ हैज गॉन टू जीरो, बट ठीक है, आई विश फ्यूचर में हो जाएगा। सो इन दिस वे ये जो लोन्स दिए जाते हैं वो भी हमारा आउटफ्लो है। कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस, जो हमें मालूम है, कहीं पे अचानक से कुछ बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, कहीं पे आपका कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, तो वहां पे कुछ पैसे कॉम्पेंसेशन देने पड़ते हैं, दैट इज कॉन्टिजेंट एक्सपेंस, जो अनप्रिडिक्टेड है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के अकाउंट में से ये सारे पैसे जाते हैं। सो वी हैव सीन दैट देयर आर टू साइड्स ऑफ बजट, इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अब जरा बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, बजट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कब ये बजट इंट्रोड्यूस हुआ और क्या क्या उससे रिलेटेड मजेदार चीजें। बजट, यूनियन बजट इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 7 अप्रैल 1860 बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब 1860 की मैं बात कर रहा हूँ, हमें इंडिपेंडेंस मिला है 1947 में, मतलब ऑलमोस्ट उससे 80 इयर्स पहले ही बजट हमारे लिए बनाया जाता था। फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेम्स विल्सन ऑन 18 फरवरी 1869, सॉरी। सो 1869 में पहला बजट फॉर्म हुआ था, तो 7 अप्रैल 1860 में ये तय हुआ कि बजट बनेगा। उसके बाद 9 इयर्स लग गए वो बजट, पहला बजट आते आते। फर्स्ट बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर R.K. Shanmugham Shetty and on 26th of November 1947, 15th अगस्त को एज यू नो हमें इंडिपेंडेंस मिला, और नवंबर 26 को हमारा पहला बजट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया। लैंग्वेज, from 1955-56 the language used for budget is English as well as Hindi, लेकिन उससे पहले पूरा बजट इंग्लिश में ही बनाया जाता था। टाइमिंग, from 2001 it is at 11 AM, till then it was at 5 PM। पहले बजट शाम को प्रेजेंट होता था, कभी कभी ये प्रेजेंटेशन देर रात तक चलता था, लेकिन अभी वो 11 AM मॉर्निंग को होता है। कब होता है? From 2017 it is on 1st February, till then it was on the last date of February। पहले फरवरी एंड पे होता था, लेकिन फिर टाइमिंग कम मिलता है, बिकॉज आप जो बजट फॉर्म करते हो ना, इट इज टू बी अप्लाइड फ्रॉम 1st of April।
आप जब फेब एंड को कर रहे हो तो आपके हाथ में एक ही महीना है ये बजट इंप्लीमेंट करने के लिए, इसलिए अभी वो फेब बिगिनिंग में किया, सो यू विल गेट 1 मंथ मोर फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन. No budget was presented by Mr. K.C. Nogi and H.N. Bahuguna. ये दो ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जिन्होंने बजट ही प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि उनके टाइम में वो बजट आया ही नहीं, शायद या तो उनको हटा दिया गया या गवर्नमेंट चेंज हो गई. लेकिन मैक्सिमम बजट 10 टाइम्स प्रेजेंट किया था मिस्टर मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 टाइम्स बजट प्रेजेंट किया है. इनिशियली अभी तक यूनियन बजट और रेल बजट, मतलब रेलवे का जो बजट होता है वो हमेशा अलग अलग हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर में दैट इज 2020 में फर्स्ट टाइम ये दोनों बजट एक साथ प्रेजेंट हुए हैं. सो दीज आर ऑल द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड विद द यूनियन बजट व्हिच वी एक्सपीरियंस एट द बिगिनिंग ऑफ February now. Okay, so after going through the interesting facts relating to in Union Budget of India, अभी कुछ concepts देखते हैं जो बजट से रिलेटेड है. की टर्मिनोलॉजीज. फर्स्ट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड एज पर द आर्टिकल नंबर 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम है जहां पे सारे देश की, जो मैं कहूंगा भगवत गीता, बाइबल, कुरान या पत्रिका, जो भी आप कहो, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 के हिसाब से ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. ये है क्या? It's a statement which gives predictions about the receipts and payments for the next financial year. It's a 10-page white document containing 3 parts. इसमें 3 पार्ट में डिटेल्स दिए हुए होते हैं. पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड्स. ये क्या है? आने वाला है आगे. सेकंड होता है कॉन्टिजेंसी फंड्स. ये भी आने वाला है. लास्ट इज फाइनल अकाउंट. सो ये 3 पार्ट में कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो एक्सपेक्टेड फॉर द नेक्स्ट ईयर इज रिकॉर्डेड इन 10 पेजेस कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद आता है कंसोलिडेटेड फंड व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट्स अ डॉक्यूमेंट गिविंग द डिटेल्स ऑफ ऑल द कैश इनफ्लोज एंड ऑल एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज एक्सक्लूडिंग कॉन्टिजेंसी पेमेंट. तो जितने जितने कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है कि सर हमारे पास टैक्स फॉर्म में इतना आएगा, उसमें से डायरेक्ट इतना होगा, इनडायरेक्ट इतना होगा, उसके बाद हमने जो लोन्स दिए उस पर इंटरेस्ट हमें इतना मिलेगा, जो भी इनफ्लो है वो आप यहाँ पे लिखोगे. एंड आउटफ्लो ऑल्सो. लेकिन कॉन्टिजेंसी पेमेंट तो आप लिख ही नहीं सकते हो, तो अचानक ही होने वाला है. मनी कांट बी विड्रॉन विदाउट द परमिशन ऑफ पार्लियामेंट. कंसोलिडेटेड फंड्स में से आपको परमिशन तो मिल गया, लेकिन जब भी आपको विड्रॉ करना है तो वो परमिशन पार्लियामेंट की होगी, तभी वो आपको विड्रॉ अलाउड है. दैट वाज कंसोलिडेटेड फंड. टोटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. डिमांड फॉर ग्रांट्स. ये क्या है? A document containing the demand for the amount for future expenses from consolidated fund. आपका जो consolidated fund में देखिए एक बार परमिशन तो मिल गया. फॉर एग्जांपल देखिए हमारे दादाजी ने, दादाजी भी बना सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन दादी माँ ने लड्डू बनाए हमारे लिए और दादी माँ ने कहा मैं आप सबके लिए लड्डू रख रही हूँ यहाँ पे. तो ये हो गया आपका बेसिक बजट सैंक्शन कि चलो ये 50 लड्डू सारे बच्चों को मिलने वाले हैं. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि आप जाओगे और लड्डू खाओगे. उसमें सेकंड चेक होता है. दादी माँ कहती है पहले मॉम से पूछना है, जब मॉम हाँ बोलेगी तभी आपको एक एक लड्डू मिलेगा, नहीं तो आप एक साथ सारे लड्डू खा जाओगे, तकलीफ होगी. सो ये होती है डिमांड फॉर ग्रांट. फिर हम मॉम के पास जाते हैं, बोलते हैं मॉम एक लड्डू अभी चाहिए और एक दोपहर को भी चाहिए या दो अभी चाहिए, व्हाटएवर. सो दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट. सो एक बार सैंक्शन हो गया तो जब आपको विड्रॉ करना चाहते हो तब आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा. इट्स अ डॉक्यूमेंट containing the demand for the amount for future expenses from the consolidated funds. It is prepared as per article number 113 and is kept for voting in Lok Sabha. It include demand for capital and revenue expenses. सारे expenses के लिए आपको जो डिमांड करनी है उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स. फिर आता है appropriation bill. It's a document giving permission to government to use the amount sanctioned from the consolidated fund. तो आपने इस डॉक्यूमेंट में डिमांड किया और आपको जो सैंक्शन मिलेगा उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल. एप्रोप्रिएट करना मतलब किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज करना. टू यूज द फंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस. इट इज केप्ट इन लोकसभा फॉर सैंक्शन. ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, इसी पे एमसीक्यूज आ सकते हैं. देन आता है फाइनेंस बिल. इट्स अ बिल केप्ट इन लोकसभा टू परमिट द चेंज और एडिशन और कंटिन्यूएशन ऑफ टैक्सेस. जैसा आपने कहा कि सर हमें बजट में टैक्स इनकम सोर्स दिखाना पड़ता है, तो हर साल ये टैक्स रेट्स चेंज हो सकते हैं, ये बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे टैक्स एप्लीकेबल नहीं था अभी तक, लेकिन अब वो होगा.
फॉर एग्जाम्पल मे बी फॉर नेक्स्ट 10 years आई गेस कि जो ये ईवी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएंगे, उनकी जो बैटरीज जो भी बनाएगा, मे बी उसका टैक्स 10 साल तक उनका जीरो टैक्स रहेगा, उसको मोटिवेट करने के लिए। लेकिन 10 years के बाद जब सभी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक आम चीज हो जाएगी, इट विल रेगुलर इशू, फिर आपसे वो टैक्सेस लिए जाएंगे, तो वो अमेंडमेंट करना पड़ेगा ना आपको कि टैक्स अभी एप्लीकेबल है। सो इट्स अ बिल केप्ट इन लोकसभा टू परमिट फॉर द चेंज, आपको टैक्स रेट चेंज करना है और एडिशन कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं कि सर ये अभी तक टैक्सेबल नहीं थे, अभी करने हैं, और कंटिन्यूएशन ऑफ टैक्स, या फिर सर जैसे लास्ट ईयर का टैक्स स्लैब था और जितने प्रोडक्ट्स थे वैसे ही कंटिन्यू करना है। किसी भी चीज केस में आपको फाइनेंस बिल बनाना पड़ेगा। इट इज प्रिपेयर्ड एज पर आर्टिकल नंबर 110। इट इज अकम्पनीड बाय मेमोरेंडम गिविंग डिटेल्स ऑफ पॉइंट्स। मेमोरेंडम मतलब एक्सप्लेनेशन, मेमोरेंडम मतलब अटैचमेंट, जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि हम क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं टैक्सेस में, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एवरीथिंग विल बी गिवन इन डिटेल इन द मेमोरेंडम। सो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक बार पांचों कंसेप्ट देखते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक्सपेक्टेड रिसीट्स और पेमेंट जो है उसका एक स्टेटमेंट 10 पेजेस का, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। फिर कंसोलिडेटेड फंड मतलब रेगुलर जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं कॉन्टिजेंसीज छोड़ के वो। डिमांड फॉर ग्रांट्स मींस जो आपको सैंक्शन हुआ है, ग्रांट मिला है, उसको मांगने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन बिल मतलब इस डॉक्यूमेंट में आपको परमिशन मिलेगी लोकसभा से कि जो आप खर्चा कर सकते हो। एंड हमने देखा फाइनेंस बिल, जब आप टैक्सेस इंप्लीमेंट करते हो या टैक्सेस में चेंज करते हो या टैक्स कंटिन्यू भी करते हो तो आपको एक सैंक्शन लेना पड़ेगा, दैट सैंक्शन लेटर इज कॉल्ड एज फाइनेंस बिल। सो इन दिस वे, इन दिस सेशन वी हैव सीन व्हाट एग्जैक्टली बजट इज। बजट के 2 पार्ट्स क्या होते हैं, इनफ्लो कहां से आता है, आउटफ्लो कहां पे होता है, and 5 key terminologies related with the union budget. So in this way, this was, I hope, the interesting session for you based on the union budget. कल के सेशन में और कुछ की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे और फिर ये चैप्टर एंड की तरफ आएगा। थैंक यू।